कला प्रश्नोत्तरी का यह तीसरा भाग 500 प्रश्नों की श्रृंखला में यह तीसरा भाग मैं लेके आया हूँ आपके लिए। इसके पहले के 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा उनको। मैं हूँ आपका साथी जितेंद्र कुमार जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और साथ ही बताना चाहूँगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि जब भी वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब बहुत ही बेहतरीन तैयारी करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न क्या है। सीधी रेखा क्या भाव दर्शाती है? शांत व विश्राम, उलझन व व्याकुलता, दृढ़ता व स्थिरता, चपलता व क्षणिकता। दोस्तों सीधी रेखा की बात की जा रही है, यानी कि सीधी रेखा खड़ी रेखा क्या भाव दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृढ़ता व स्थिरता का भाव दर्शाती है सीधी रेखा। कला के तत्वों के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं मैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और जरूर से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है अल्ट्रा मरीन ब्लू को क्या कहा जाता है? अल्ट्रा मरीन ब्लू जो कलर है उसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, टेरावर्ट या फिर लेपिस लाजुली। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब हो जाएगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली का जो होता है उसको घिस कर या उसको पीस कर जो रंग तैयार करते हैं वो अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर कहलाता है, जो कि इस प्रकार से कुछ डीप ब्लू होता है। अगला प्रश्न है चारकोल किसके द्वारा बनाया जाता है? कैल्शियम द्वारा, लकड़ी के द्वारा, एचबी के द्वारा, फिर ग्रेफाइट के द्वारा। जैसे कि नॉर्मली पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, लेकिन चारकोल जो होता है वो लकड़ी से बना होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी अंगूर की बेल की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग करके। अंगूर की बेल की लकड़ी भी कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है, तो वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वाटर कलर के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? बारीक व चिकना, मध्यम ठंडा व दबाया हुआ, हाथ से बना हुआ मोटा कागज, भूरा खुरदरा कागज। तो वाटर कलर के लिए यानी कि जल रंगों के लिए हाथ से बना मोटा कागज, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, आपको जरूर से याद रखना है। जल रंगों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रंग वृत्त यानी कि कलर जो व्हील होता है में एक दूसरे के सामने के रंग क्या कहलाते हैं? कलर चक्र में एक दूसरे के सामने वाले रंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंग, पूरक रंग, समीपवर्ती रंग या फिर प्राथमिक रंग। दोस्तों अंदाजा लगा ही लिया होगा आप लोगों ने। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा पूरक रंग, यानी कि आमने सामने के रंग पूरक रंग या फिर विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसा कि इस आप चक्र में देख पाएंगे, यहाँ पे येलो के सामने पर्पल है जो एक दूसरे के विरोधी रंग है। सेम एज ग्रीन का विरोधी रेड है और ब्लू का ऑरेंज है। तो ये विरोधी रंग है जो कि कलर चक्र में एक दूसरे के सामने होते हैं। अगला प्रश्न है मिट्टी व खनिज रंगों में बाइंडर के रूप में क्या काम में लिया जाता है? अलसी का तेल यानी कि लिंसीड ऑयल, तारपीन यानी टर्पेटाइन ऑयल या फिर प्राकृतिक गोंद नेचुरल गम क्या यूज करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी या खनिज रंग जो होते हैं उनमें प्राकृतिक गोंद का प्रयोग किया जाता है बाइंडर के रूप में, यानी कि कलर मिक्सर के रूप में। प्रश्न है अयार ए दानिश सचित्र पुस्तक किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या फिर नल दमयंती। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, अनवार ए सुहेली और अयार ए दानिश दोनों ही जो अनुवाद हैं वो पंचतंत्र के ही है। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसका जो है फारसी में अनुवाद हुआ था अयार ए दानिश के नाम से, जो कि मोहम्मद फैज़ ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचतंत्र। जबकि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जिसको बदायूनी ने ट्रांसलेट किया था। अगला प्रश्न है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ताजमहल या फिर हुमायूं का मकबरा। जी दोस्तों अलाई दरवाज़ा इसका सही जवाब होगा। अलाई दरवाज़ा उसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नवा प्रश्न है सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। साथियों याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि वह काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जबकि ऐतिहासिक में क्या होता है कि जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है लिखित में, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और उनके अभिलेख या शिलालेखों से हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐतिहासिक कहलाते हैं। लेकिन वह जिनके बारे में पुरावशेष तो प्राप्त हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनकी
पर्याप्त रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, वो आद्य ऐतिहासिक कहलाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर से याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ललित कला नहीं है, यानी कौन सी आर्ट फाइन आर्ट नहीं है? छापा कला, मूर्ति कला, चित्रकला या फिर नृत्य कला? आपने अंदाज लगा ही लिया होगा, छापा कला जो है वो अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आती है, यानी कि व्यावसायिक कला के अंतर्गत आती है। जबकि ललित कला में 5 कलाएं होती है, जिनमें से चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला भी एक हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पेस्टल रंग में कौन सा पेपर अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है? यानी कि ड्राई पेस्टल कलर जो होते हैं उनके लिए सबसे बेटर कलर पेपर कौन सा होता है? रंगा हुआ कागज यानी कलर्ड पेपर, श्वेत पत्र, खुरदरा पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर? साथियों याद रखिए, जो ड्राई पेस्टल कलर होते हैं उनके लिए रफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 पर तीसरा आयाम यानी कि द्विआयाम पर त्रिआयामी बनाने के लिए पेंटिंग में किस विशिष्ट विधि का उपयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य प्रणाली, देवीय खंड, संबंध का सिद्धांत या फिर गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत? दोस्तों पूछा जा रहा है कि द्विआयामी पे त्रिआयामी बनाने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा परिप्रेक्ष्य प्रणाली या फिर तकनीक, जिसके माध्यम से हम द्विआयामी चित्रभूमि के ऊपर त्रिआयामी प्रभाव दर्शा सकते हैं। तो यह भी याद रखें कि चित्रभूमि द्विआयामी होती है। कला के तत्वों का एक संपूर्ण वीडियो जैसा कि मैं बना चुका हूँ, आपको जरूर से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? लाल और पीला, लाल पीला काला, लाल पीला हरा और काला, या फिर लाल पीला नीला सफ़ेद और काला? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 मुख्य रंग बताए गए हैं, जिसमें लाल पीला नीला के साथ सफ़ेद और काले को भी मुख्य वर्ण की श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस विधा से संबंधित है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला या फिर उपरोक्त सभी? तो याद रखिए दोस्तों, एलोरा में हमें चित्र, वास्तु और मूर्ति तीनों का संगम देखने को मिलता है। साथ ही साथ तीनों धर्मों का भी संगम देखने को मिलता है, इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से, और शेष जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंध रखती है। तो तीनों धर्मों का भी यहाँ पर संगम देखने को मिलता है एलोरा की गुफाओं में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? साथियों याद रखिए, भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, यह मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता? याद रखें दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न सिंधु घाटी से ही है, सिंधु घाटी के सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों पर कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? यानी कौन सा स्थान जो है वो सिंधु नदी के तट पे पनपा था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? साथियों याद रखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे था, जबकि शेष ऑप्शन दे रखे हैं, लोथल भोगवा नदी के तट पे, कालीबंगा सरस्वती या फिर घग्गर नदी के तट पे, हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर था। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो से संबंधित ही है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? साथियों याद रखिए, मृतकों का टीला, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। साथ ही याद रखिए, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काली चूड़ियाँ होता है, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम अर्थात उसका जो अर्थ देखें तो मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह वाला जो स्थान है वो कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का यह गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है यहाँ से, या ये कह सकते हैं कि बंदरगाह वाला नगर है, तो कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, यानी लोथल जो है जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था, यानी बंदरगाह
प्राप्त हुआ था। याद रखें, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यहाँ पे SR राव यानी कि श्री रंगनाथ राव के निर्देशन में खुदाई का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, यानी कौन से सभ्यता से जो है इनका संबंध था देवी माता की पूजा का? आर्य सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। साथियों याद रखिए, देवी माता की बात की जा रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखें, देवी माता या फिर मातृ देवी की जो पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां या अर्थात टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियों से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। तो जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपने कुछ प्रश्न देखे हैं, जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। DSSB और इन सब में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये प्रश्न आते हैं, साथ ही UPTGT PG और LT ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में से एक इमारत विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बारे में बताना चाहूँगा, प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक इसको कहा जाता है। इसके आकार प्रकार की बात करें तो ये 38.97 मल्टीप्लाई 22.99 38.97 गुणा 22.99 फीट इसका आकार है, जब इसकी गहराई जो है वो 7.97 फीट इसकी गहराई है। मीटर में भी जरूर से याद रखिएगा दोस्तों, 12 गुणा 7 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई और 2.4 मीटर इसकी गहराई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए कालीबंगा फेमस है? रॉक कट स्ट्रक्चर, बंदरगाह है, जूते हुए खेत या फिर मिट्टी के पात्र? साथियों याद रखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। क्यों फेमस है? याद रखिएगा, जूते हुए खेत के लिए ज़्यादा ये जाना जाता है, जबकि रॉक कट स्ट्रक्चर धोलावीरा से प्राप्त होता है। बंदरगाह है, अभी देखा था हमने, लोथल से प्राप्त होता है और मिट्टी के पात्र काफ़ी जगहों से मिले ही हैं। अगला प्रश्न है, शोरतगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है शोरतगुई, किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर तिब्बत? साथियों याद रखिए, यह स्थान अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी, किस पे डिपेंड थी? कृषि, व्यापार, चौक पे बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी से? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। साथियों याद रखिए, व्यापार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य ताकत थी। याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार प्रधान थी, इसलिए सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्व था। ऐसा नहीं है कि कृषि और पशुपालन का आर्थिक योगदान नहीं था, लेकिन विशेष रूप से व्यापार जो है यहाँ का प्रधान अर्थव्यवस्था का केंद्र था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? या फिर यह कहे कि कौन सा जो हिस्सा है वो भारत के मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, वेसारा, जगदी या फिर विमान? दोस्तों, वेसारा जो है वो वास्तव में वेसारा न होकर वेसर है या फिर बेसर है, जो इंग्लिश में वेसारा ही लिखा होता है। तो इंग्लिश से हिंदी में जब कन्वर्ट होता है तो काफ़ी बार वेसारा ही लिखा हुआ आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेसारा ही रखा है, बल्कि बेसर होगा ये। तो कलश, बेसर, जगदी या फिर विमान, तो इनमें से वेसारा जो है यानी कि बेसर जो है वो एक स्थापत्य कला की यानी कि मंदिर स्थापत्य कला की शैली है, नागर, द्रविड़ और बेसर, जबकि कलश, जगती, विमान मंदिर के हिस्से हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला भाग कलश है, उसके नीचे आमलक होता है जो गोलाई में बना हुआ पार्ट होता है जो तसरी नुमा, वो आमलक कहलाता है। फिर शिखर होता है, शिखर से बाहर निकले हुए छोटे शिखर उनको उर शिखर कहते हैं। उसके बाद में मंडप, महामंडप और शिखर के बीच का जो भाग होता है जिसमें जो जगह होती है उसको अंतराल कहते हैं। महामंडप से पहले मंडप होता है और मंडप से पहले अर्ध मंडप होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ बना होता है। जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको जगती कहते हैं, उठा वाला भाग जो होता है, और जो पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है, बेसमेंट होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं।
और जहाँ पर मुख्य मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? खजुराहो के मंदिर समूह है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चंदेल शासकों के समय बने हुए मंदिर समूहों में से सबसे फेमस मंदिर पूछा जा रहा है तो देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या फिर चित्रगुप्त मंदिर। साथियों याद रखिए, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में से सबसे बढ़िया माना जाता है। इस मंदिर का आकार जो है, इसका जो प्रवेश द्वार है वह एक कंदरा की भांति होने की वजह से इसका नाम कंदरिया महादेव रखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान है? यानी कि साउथ इंडिया के हम मंदिरों की बात करें तो वहाँ पे मंदिर के परिसर में कल्याण मंडपम बने होते हैं, जहाँ पे विवाह संबंधित जो रस्में निभाई जाती थी तो किस काल की देन है? विजयनगर, चोल, पल्लव या फिर होयसेल। साथियों याद रखें, कल्याण का अर्थ साउथ इंडिया में शादी को कल्याण कहते हैं, इसलिए कल्याण मंडप वहाँ पे बने हैं, तो इसमें विजयनगर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंगईकोंड चोलपुरम बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजराज द्वितीय ने, कोलोतुंग चोल ने, राजराज प्रथम ने या फिर राजेंद्र चोल प्रथम ने? साथियों याद रखिए, राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है, देखी जा सकती है? गुप्त कला, मथुरा कला, शुंग कला, मौर्य कला। साथियों याद रखिए, कुषाण काल में मथुरा के टाइम, यानी कि मथुरा का जो केंद्र है जहाँ पे कुषाणकालीन मूर्तियाँ बना करती थी लाल बलुआ पत्थर में, वहाँ पे भगवान बुद्ध की पहली मानव मूर्ति निर्मित हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा मथुरा कला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी शैली या कौन सा मंदिर नागर शैली पूर्वी भारत में है? यानी पूछा जा रहा है कि नागर शैली में निर्मित कौन सा मंदिर जो है पूर्वी भाग में है? जगन्नाथ, खजुराहो, सूर्य मंदिर गुजरात या विष्णु मंदिर? साथियों जैसा कि पूर्वी भारत की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जगन्नाथ जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है, वो नागर शैली में बना हुआ, नागर शैली की उपशैली कलिंग शैली में बना हुआ ये मंदिर है। जबकि खजुराहो मध्य भारत में आ गया, सूर्य मंदिर पश्चिम में आ गया, सूर्य मंदिर गुजरात जो कि मोढेरा में है, और विष्णु मंदिर जो कि ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, गर्भघर का अर्थ क्या होता है? गर्भघर की बात की जा रही है, उसका अर्थ क्या होता है? मंडप, शिखर, गर्भगृह या फिर आमलक? जैसा कि अभी हमने देखा था, गर्भघर का तात्पर्य होता है गर्भगृह, यानी जहाँ पर देवता की, मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, याजी क्या है? गर्भगृह, द्वारपाल, मंदिर विमान या पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर? साथियों याद रखिए, इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा। पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर जो है वो याजी होता है। इस प्रकार की मूर्तियां जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में अक्सर देखी जाती है, जो कि मिश्रित पशु होते हैं, जिसमें शेर, हाथी और घोड़ा आदि का समन्वित रूप जो होता है वो यज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है, मत्तनचेरी महल कहाँ स्थित है? तंजौर, तिरुवनंतपुरम, मेरठ या फिर कोचीन? दोस्तों, मत्तनचेरी का महल पूछा जा रहा है, जो कि मत्तनचेरी के मंदिर भी हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर है इसका कोचीन। कोचीन केरल में, जिसे कोचीन जैसे समुद्र की रानी भी कहते हैं कोचीन को, तो वहाँ पर जो है मत्तनचेरी का महल है। ज्ञातव्य है कि मत्तनचेरी पैलेस एक पुर्तगाली महल के रूप में लोकप्रिय जाना जाता है, और डच पैलेस कोची केरल में है। 1545 में इस महल का निर्माण कोचीन के राजा ने करवाया था। महल एक चतुर्भुज संरचना में, इसकी संरचना चतुर्भुज है, जो नालुकेट्टू शैली में बना हुआ है। नालुकेट्टू शैली जो कि केरल की पारंपरिक और वहाँ की ट्रेडिशनल वास्तुशैली है, यानी कि आर्किटेक्चर की स्टाइल है वहाँ की केरल की, उस शैली में यह मंदिर बनाया गया था, महल बनाया गया था, और वो गिफ्ट कर दिया गया था किनको? पुर्तगालियों को गिफ्ट कर दिया गया था, जो पोर्टुगीज है उनको दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंदिरों का सही काल अनुक्रम क्या है? ये सभी मंदिर जो कि ओडिशा से संबंध रखते हैं, इनका सही कालक्रम पूछा गया है, तो जैसा कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले परशुरामेश्वर मंदिर का नाम आता है, फिर मुक्तेश्वर मंदिर, फिर लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर और कोणार्क का सन टेम्पल जो कि सबसे बाद में
निर्मित हुआ था। इनका समय कुछ इस प्रकार से है। परशुरामेश्वर मंदिर 6वीं सदी में बना था। उसके बाद में मुक्तेश्वर मंदिर 970 ईस्वी में, लिंगराज का मंदिर 1090 ईस्वी में और कोणार्क का सूर्य मंदिर 1236 से 64 के मध्य जो है इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जो उसके लिए फेमस है, तो माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने, राजराज चोल ने, पल्लव ने या फिर कुमार गुप्त ने? तो साथियों याद रखिए, माउंट आबू जो सिरोही राजस्थान में है, वहाँ के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण पूछा जा रहा है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क का मंदिर या फिर 64 योगिनी मंदिर? साथियों याद रखिए, सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है वह पाल शैली का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। पाल शैली जो कि पश्चिम बंगाल के साइड में पनपी थी, तो पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास में 9वीं शताब्दी का बना हुआ सिद्धेश्वर मंदिर आरंभिक पाल शैली का मुख्य उदाहरण है। जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पत्थरों को काटकर मंदिर निर्मित करने की कला किस काल में शुरू हुई थी? पत्थरों को काट के मंदिर बनाने की कला किस वक्त शुरू हुई थी? पल्लवों के समय, राष्ट्रकूट के समय, चोल या फिर चालुक्य? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी पल्लव शासक नरसिंहवर्मन सेकंड के समय महाबलीपुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो बनने शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं, जैसे कि गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता किसी भित्ति चित्र से अपनाई गई, यानी कहाँ के भित्ति चित्रों से प्रभावित होकर जैन लघु चित्र जो है वो बने थे? तो बाघ भित्ति चित्रों से, एलोरा भित्ति चित्रों से, लेपाक्षी के भित्ति चित्र या फिर अजंता के भित्ति चित्र? तो दोस्तों याद रखिए, जैन लघु चित्रों जो संबंध है वो एलोरा के भित्ति चित्रों से है। अगला प्रश्न है, थांगका का अर्थ क्या है? थांगका या फिर थंग का भी कहीं पे मिलता है। थंगका, थंगका का अर्थ क्या होता है? भित्ति चित्र, मोहरें, सिक्के या फिर मंदिर की पताकाएं? साथियों याद रखिएगा, इसका सही जवाब मंदिर की पताका या फिर बैनर्स होगा। ये वास्तव में इस प्रकार की पेंटिंग्स बनी होती है जो कपड़े पे बनाई जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उनको कपड़े में मतलब कपड़ा ही होता है तो उनको लपेट के रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको वापस से लगा लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से बैनर्स के रूप में काम करते हैं। तो ये वो होती है कला। तो यह तिब्बती बौद्ध पेंटिंग्स होती हैं जो कॉटन रेशम के कपड़े पर बनाई जाती है। थंगका को उन सभी क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है जहां तिब्बती बौद्ध धर्म फला फूला था, यानी विकसित हुआ, जिसमें मंगोलिया, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में तथा लाहौल और स्पीति के जिले शामिल हैं। तो स्पेशली याद रखें दोस्तों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं वह थंगका पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं, जबकि कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर में, माउंट आबू में, सिरोही में या फिर नागदा में? साथियों याद रखिए, विमल शाही का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। हालांकि यहाँ पे सिरोही भी जवाब दे रखा है, परंतु इसका सही जवाब माउंट आबू ही होगा। याद रखिए दोस्तों, दिलवाड़ा के मंदिर जो है वो श्वेतांबर जैन मंदिरों के, माफ़ कीजिएगा, श्वेतांबर जैन मंदिर हैं जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। 1031 ईस्वी में विमल वसई मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था, जबकि 1232 में लूण वसई मंदिर का निर्माण धन्ना शाह और रत्ना शाह के नाम के 2 मंत्रियों ने करवाया था। यह मारू गुर्जर वास्तुकला के मुख्य उदाहरण है। मारू गुर्जर जो वास्तुकला शैली है उसके मुख्य उदाहरण ये माने जाते हैं। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है वहाँ पे 5 मंदिरों के समूह में ये 2 मुख्य मंदिर हैं, लूण वसई और विमल वसई। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है दोस्तों। श्री कुमारमम, अमरावती, सांची या फिर विशाखापट्टनम? साथियों याद रखिए, दक्षिण भारत में अमरावती का जो स्तूप है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसकी खोज कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। तो जरूर से याद रखिएगा, अमरावती का स्तूप। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी या फिर रघुराजपुर? जगन्नाथ का मंदिर दोस्तों याद रखिए, जगन्नाथ का मंदिर पुरी ओडिशा में है।
पूरी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो कि कलिंग शैली में बना हुआ है। नागर शैली की उपशैली कलिंग शैली में बना यह मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, स्तूप के भागों को शीर्ष से सही क्रम में ज्ञात करें, यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में उन्हें बताना है। वो हो जाएगा छत्रावली, हर्मिका, अंड और वेदिका। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपरी ऊपरी वाला भाग जो है वो छत्र कहलाता है। उसके बाद में जो चौकोर जालीदार जो स्पेस होता है उसको हर्मिका कहते हैं। उसके नीचे जो गोल अंडाकार जो भाग होता है वो अंड कहलाता है। बाहर की दिशा की तरफ तोरण द्वार बने होते हैं, नीचे की तरफ उसमें मेधी बनी होती है और प्रदक्षिणा पथ बने होते हैं। आप इसमें समझ पाएंगे, प्रदक्षिणा पथ दे रखे हैं, हर्मिका, अंड, ये सारे इसी के भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा के पश्चात, पहली शताब्दी ईसा के पश्चात या फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व? तो दोस्तों यहाँ का जो सबसे करीबी आंसर है, सबसे नज़दीकी जो आंसर है वो दे रखा है यहाँ पे द, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय, ऑप्शन के हिसाब से इसका यह सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? साथियों, लाल किला दिल्ली में स्थित है और लाल किला आगरा में भी है। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, किस काल में मंदिर कला का विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया था? तो मंदिर कला के विकास की बात की जा रही है चालुक्य, चोल, विजयनगर या फिर पल्लव। साथियों याद रखिए, विजयनगर का जो समय है वह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से अंतिम समय माना जाता है दिए गए ऑप्शंस के आधार पे, क्योंकि विजयनगर जो राज्य है वो सबसे बाद का है। विजयनगर साम्राज्य जिसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में दक्कन के पठार के क्षेत्र में स्थित था, यानी दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर स्थित था। यह 1336 में संगम वंश के भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, यानी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य था, जिसका पतन 1646 में हो गया था। और प्रश्न के आधार पर जो है मंदिर कला जो विकास जो है वो अंतिम चरण विजयनगर को मानते हैं। विजयनगर के बाद में बहमनी साम्राज्य का जो है आधिपत्य हो गया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने 4-5 जो राज्य मिलके इन्होंने बहमनी ने विजयनगर को हरा दिया था और फिर मंदिर निर्माण जो है एक तरीके से बंद ही हो गए थे लगभग। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1 या फिर 10? माफ़ कीजिए, हाँ 10। तो बुद्ध का प्रलोभन का चित्र पूछा जा रहा है, तो दोस्तों याद रखिए यह गुफा संख्या 1 में है। बुद्ध का प्रलोभन, जिसे मार विजय का चित्र भी कहा जाता है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक जो है वो ओरिजिनल चित्र है जो धुंधला हो चुका है, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार से बनाई गई है कुछ। तो ये मार विजय का या फिर बुद्ध के प्रलोभन का दृश्य है जो गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है, जबकि इसका मूर्तिशिल्प हमें गुफा संख्या 26 से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, राजा नरसिम्हा, पुलकेशिन द्वितीय, राजराज प्रथम? साथियों याद रखिए यह मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में समलैंगिक कलाकार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? समलैंगिक कलाकार का क्या नाम है? परमजीत सिंह, मंजीत बावा, भूपेन खक्कर या फिर रामेश्वर बरूटा? दोस्तों इसका सही जवाब है भूपेन खक्कर, जो कि समलैंगिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आज के दिन का अंतिम प्रश्न है, चित्रकला में वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? तत्व है, रंग, सिद्धांत या फिर षडंग? सोचिए दोस्तों इसका क्या जवाब हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके चौथे भाग में 50 प्रश्नों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।